हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट बताया था और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन कराए थे। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि टैपर सेक्शन क्या होता है और किसी टैपर सेक्शन में जब अप्लाइड लोड लगता है तो उसके कारण डिफॉर्मेशन कितना होता है। पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है ये फॉर्मूला बेस्ड रहता है। हालांकि टैपर सेक्शन का डेरिवेशन भी है पर आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला को याद रखेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एसबीटी एग्जाम में। बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है, टैपर सेक्शन से भी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स पूछ देता है, पर ये टैपर सेक्शन डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है। साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में भी क्या होता है, टैपर सेक्शन से क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसलिए आप बड़ा ध्यान से मन लगा के इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो होता क्या है टैपर सेक्शन, पहले इसको समझ में आ जाना है। कहता है कि अगर कोई भी बार ले ले, मतलब कोई भी छड़ ले ले, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर ले ले और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह ग्रेजुअली इंक्रीज करे या डिक्रीज करे थ्रू आउट द लेंथ, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, टैपर सेक्शन कहेंगे। इससे पहले हम लोग जितना भी बार पढ़ते थे उसमें कौन सा बार पढ़ते थे, प्रिज्मेटिक बार। आपको याद होगा कि प्रिज्मेटिक बार में क्या था कि मान लीजिए ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शनल रॉड एक ले लिया है, ठीक है, एक प्रिज्मेटिक बार ले लिया है और इस बार का ये आपका जो है डायमीटर है, करेक्ट है। तो आप कहीं भी अगर इस सेक्शन को काटेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मान लीजिए हम यहां पर सेक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहां का भी जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो सेम होगा। इसका मतलब पूरे लेंथ में अगर एरिया थ्रू आउट क्या रहे, सेम रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्मेटिक बार कहेंगे। पर अगर थ्रू आउट लेंथ में एरिया क्या करे, डिफरेंट हो, जैसे यहां का अगर आप एरिया ध्यान दोगे तो यहां का एरिया आपको डिफरेंट दिखेगा। ये देखिए, यहां का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ अलग होगा। अगर आप यहां का एरिया देखेंगे तो यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग होगा। यहां बीच में अगर आप देखेंगे तो यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग होगा। इसका मतलब है कि टैपर बार एक ऐसा बार होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करते रहे थ्रू आउट द लेंथ, तो ऐसे बार को हम लोग टैपर बार कहते हैं। अब टैपर बार का जो क्रॉस सेक्शन है वह रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे प्रिज्मेटिक बार आपका क्या था, तो प्रिज्मेटिक बार आपका सर्कुलर भी हो सकता था और रेक्टेंगुलर भी हो सकता था। याद होगा आपको, इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप पढ़े थे कि ये जो बार है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कहीं भी काटेंगे, ये देखिए, अगर आप यहां पर भी सेक्शन ले लेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां भी आप ले लेंगे, देख लीजिए, तो थ्रू आउट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे, प्रिज्मेटिक बार कहेंगे। पर अगर एरिया चेंज करेगा तो उसको क्या कहेंगे, टैपर बार कहेंगे, नहीं तो टैपर सेक्शन कहेंगे। तो क्लियर हो गया डिफिनीशन कि प्रिज्मेटिक टैपर में अंतर क्या है। चलिए, तो डिफिनीशन क्या कह रहा है एनी स्ट्रक्चरल मेंबर और बार whose cross sectional area gradually increases or decreases throughout its length, then such type of bar is called taper section or taper bar। कह रहा है द क्रॉस सेक्शनल एरिया में बी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। ये जो टैपर बार है इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या सर्कुलर भी हो सकता है। तो आई थिंक आपको टैपर बार समझ में आ गया कि किसको कहेंगे। बस याद रखना है कि ऐसा कोई भी छड़, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करते जाए, कैसे चेंज करे, यूनिफॉर्मली चेंज करे। इसका मतलब अगर यहाँ 100 है तो हो सकता है 1 मीटर के बाद 90 हो, फिर 1 मीटर के बाद 80 हो, फिर 1 मीटर के बाद 70 हो। इस तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करते जाए, तो ऐसे बार को हम लोग क्या कहेंगे, टैपर बार कहेंगे। क्लियर एकदम है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पता करेंगे कि रेक्टेंगुलर बार में अप्लाइड फोर्स लगाने के कारण डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है और सर्कुलर टैपर बार में अप्लाइड फोर्स लगाने के कारण डिफॉर्मेशन कितना। तो डायरेक्ट हम लोग डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कर लेंगे फर्स्ट। ठीक है, कैसा टैपर है, तो रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर टैपर सेक्शन। ठीक है, पहला हम लोग जो केस ले लेंगे वो रेक्टेंगुलर टैपर सेक्शन का केस ले लेंगे। तो उस केस में क्या हो रहा है कि अगर देखिए यहां पर यहां के विड्थ को, यहां के जो ब्रेथ है उसको हम लोग B1 बोल दिए और यहां के ब्रेथ को हम लोग क्या किए B2। इसका मतलब B1 क्या है, वो ग्रेटर या लार्जर ब्रेथ है और B2 क्या है, स्मॉलर ब्रेथ है। और थ्रू आउट जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है और लेंथ L है। और इस पर P जो है वो अप्लाइड लोड लगा रहा है। ये अप्लाइड लोड टेंसाइल भी हो सकता है और कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। ठीक है, पर टेंसाइल के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा और कॉम्प्रेसिव के लिए भी क्या होगा, सेम फॉर्मूला होगा। तो रेक्टेंगुलर टैपर सेक्शन है तो इसमें हमको क्या पता करना है, डिफॉर्मेशन पता करना है। डिफॉर्मेशन पता करना है और डिफॉर्मेशन को क्या चीज से लिखते हैं, डेल्टा एल से। तो यहां पर जो डेल्टा एल अगर हम लोग डेरिवेशन से निकालेंगे तो इसका जो वैल्यूज आएगा वो रहेगा P इंटू एल। ठीक है, डिवाइडेड बाय AE। तो A के जगह में एरिया चेंज करेगा। ठीक है, एरिया कितना चेंज करेगा, तो क्रॉस सेक्शनल अगर एरिया आप निकालेंगे किसी भी जगह का तो वहां से एरिया के रिस्पेक्ट में आ जाएगा T फॉर थिकनेस, B1 ज्यादा ब्रेथ माइनस कम ब्रेथ, ऐसे करके याद रखेंगे। ठीक है, इंटू E फॉर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यहां से आता है लॉग ऑफ बेस B1 बाई B2। ठीक है, पर अगर आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ये फॉर्मूला भी आप यूज ना करके आप डायरेक्ट ये यूज करेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू P इंटू एल डिवाइडेड बाय T B1 माइनस B2 इंटू E और यहां पर आप लॉग के जगह लिख देंगे ln। आपके कैलकुलेटर में लॉग के जस्ट बगल में ln लिखा हुआ है, ln B1 बाई B2। ये डेरिवेशन से ये फॉर्मूला आता है। हम इसका PDF आपको अपने बुक का भेज देंगे, जहां से अगर किसी बच्चा को लग रहा है कि नहीं हमको डिराइव करना है तो वहां से आप डेरिवेशन देख सकते हैं। हम इस डेरिवेशन में कुछ कुछ हिंट भी दे देंगे जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया, इसको एकदम रट जाना है। B1 क्या है, लार्जर ब्रेथ, B2 क्या है, स्मॉलर ब्रेथ, T क्या है, थिकनेस है, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, L लेंथ और P जो है अप्लाइड लोड। अब यहाँ एक कंफ्यूजन सिर्फ आप क्लियर कर लेंगे, कैलकुलेटर में log E का वैल्यू नहीं होता है। कैलकुलेटर में log 10 का वैल्यू होता है, log ऑफ बेस 10। तो हम लोग क्या करेंगे, log E को कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये होता है 2.303। ठीक है, log यहां पर लिख दे रहा हूं, log E कैलकुलेटर में नहीं होता है। कैलकुलेटर में क्या होता है, log 10 होता है। तो log E को कन्वर्ट किया जाता है 2.303 log ऑफ बेस 10, तभी कैलकुलेटर से निकलता है। तो इतना का वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, ln कहते हैं। इसका मतलब log ऑफ बेस E कैन बी रिटन एज समथिंग और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ln। इसलिए जब भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, पर अगर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो ये वाला रिलेशन याद रखना। अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आएगा तो ये वाला। याद रखने का तरीका क्या है, देखिए सेम फॉर्मूला रहेगा। डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला आप पढ़े थे, डेल्टा एल बराबर P इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू E। कब, जब प्रिज्मेटिक बार था, याद होगा जब प्रिज्मेटिक बार था तो प्रिज्मेटिक बार में डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला था P इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू E। ठीक है, कब, जब प्रिज्मेटिक बार था। पर अगर टैपर सेक्शन होगा तो वहां पर कुछ कुछ टर्म चेंज होगा, जैसे P यहां भी है, यहां भी है, लेंथ यहां भी है, यहां भी है, नीचे में E यहां भी है, यहां भी है। सिर्फ चेंज किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, एरिया के। एरिया कैसे याद कर लेना है, तो बस ज्यादा ब्रेथ माइनस कम ब्रेथ, ज्यादा ब्रेथ माइनस कम ब्रेथ। रेक्टेंगुलर है तो दिमाग में बैठा लेना लेंथ गुना ब्रेथ वाला, तो देखो लेंथ गुना ब्रेथ वाला रिलेशन लगा दी। या लेंथ ब्रेथ थिकनेस और ब्रेथ को कह रहे हैं और ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देना। कहां से आया, तो बार बार बता रहा हूं, डेरिवेशन से आया। क्लियर एकदम है। चल नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे में,
for circular taper section, अगर सर्कुलर टैपर सेक्शन होगा तो, ठीक है, अगर सर्कुलर टैपर सेक्शन होगा तो उस केस में डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है P इंटू L डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 D1 D2 E। इसका मतलब है कि 4PL डिवाइडेड बाई पाई D1 D2 E, जहां पर D1 क्या है, ग्रेटर डायमीटर है, लार्जर डायमीटर है, और D2 क्या है, D2 क्या है, तो स्मॉलर डायमीटर है। तो अगर इसको रिलेट करेंगे फिर से प्रिज्मेटिक के रिस्पेक्ट में, तो याद रखेंगे कि प्रिज्मेटिक में ये क्या है, ये इसका डायमीटर है D, तो यहां पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला में P इंटू एल, ध्यान दीजिएगा P इंटू एल, और एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू ई। तो आप नोटिस करेंगे अगर सर्कुलर सेक्शन है तो P है, P है, L है, L है, E है, यहां भी E है, एरिया यहां कितना है, पाई बटे 4 डी स्क्वायर थ्रू आउट D है, पर यहां पर क्या है, यहां पर D1 है, D2 है, तो एरिया में चेंजिंग क्या कर देंगे, पाई बटे 4 D1 D2। तो याद रखने में आपको आसानी हो जाएगा। तो ये सर्कुलर सेक्शन का डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम एसएससी जेई में ये क्वेश्चन पूछा है, इसरो में ये क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट ऑप्शन दे देता है कि टैपर सेक्शन का डिफॉर्मेशन कितना होता है। क्लियर है? याद रखने का भी तरीका बता दिया हूं कि सेम फॉर्मूला रहेगा, बस एरिया में चेंजिंग आ रहा है। यहां पर पाई बाई 4 डी स्क्वायर था, यहां पर पाई बटे 4 D1 D2 रहेगा। क्लियर है यहां तक? तो फॉर्मूला को आप अच्छे से रट जाएंगे। D1 हम लोग बड़े को कह रहे हैं, D2 हम लोग छोटे डायमीटर को कह रहे हैं। अब यहां से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कंपटीशन में बनते हैं उसको भी ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि अगर प्रिज्मेटिक बार है, सर्कुलर प्रिज्मेटिक बार है और सर्कुलर टैपर बार है, सेम अप्लाइड लोड लगा रहे हैं, सेम मटेरियल का बना है, सेम लेंथ है, तो इसके डायमीटर और इसके डायमीटर में क्या रिलेशन है? क्वेश्चन समझ में आया? प्रिज्मेटिक बार है, सेम मटेरियल का बना है, टैपर बार भी सेम मटेरियल का बना है, दोनों का लेंथ भी सेम है, तो और अप्लाइड लोड भी सेम लगा रहे हैं, तो पूछता है कि इसके डायमीटर और इसके डायमीटर में क्या रिलेशन है? तो कुछ नहीं करना है। अगर प्रिज्मेटिक बार है तो उसमें डिफॉर्मेशन का ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर टैपर सेक्शन है तो डिफॉर्मेशन का ये फॉर्मूला लगेगा। और मान लिया जाए कि डिफॉर्मेशन दोनों में बराबर है, क्वेश्चन में भी दिया रहेगा कि इफ द डिफॉर्मेशन इन टैपर एंड प्रिज्मेटिक बार आर सेम देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्रिज्मेटिक डायमीटर एंड द टैपर डायमीटर। तो मान लो सब बोल रहा है सेम ही है, तो क्या करेंगे, इसका जो डिफॉर्मेशन और इसका जो डिफॉर्मेशन है दोनों को बराबर कर देंगे। तो जब दोनों को बराबर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये 4 है तो 4 तो ऊपर चला जाएगा, तो 4PL यहां भी है, 4PL यहां भी है। अच्छा, यहां पर पाई है, यहां भी पाई है, E यहां भी है, यहां भी है, तो वहां से रिलेशन निकल जाएगा क्या, D स्क्वायर इज इक्वल टू D1 D2, और यहां से D कितना निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ D1 D2। यही ऑप्शन आ गया। बात समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर प्रिज्मेटिक बार है तो प्रिज्मेटिक बार का डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला ये है P इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू ई, और एरिया की जगह लिख दिए पाई बटे 4 डी स्क्वायर, और टैपर सेक्शन का डिफॉर्मेशन ये है। क्वेश्चन में कह दिया है कि प्रिज्मेटिक और टैपर का डिफॉर्मेशन सेम है, तो दोनों को बराबर कर दो, इतना इक्वल टू इतना, इसमें से जो जो टर्म कटेगा काट दो। अब टर्म कटने के बाद बच क्या रहा है, बस ये वाला बच रहा है, तो यहां से D कितना हो जाएगा, D1 D2 का अंडर रूट। तो आई थिंक आपको फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में याद हो गया, रटने का तरीका भी बता दिया हूं। 2-3 बार इसको कॉपी में अच्छे से लिखिए और बार बार इसको रिवीजन कीजिए, तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो टैपर सेक्शन पर बेस्ड है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि a steel flat taper uniformly from 10 cm width at one end to 30 cm width at other end in a length of 100 cm। स्टील का एक फ्लैट प्लेट ले लेना है
जिसका एक विड्थ का डायमेंशन जो है वो 30 सेंटीमीटर और दूसरे डायमेंशन जो है वो 10 सेंटीमीटर है और उसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है। जिसका डायमेंशन ज्यादा होगा, मतलब विड्थ जिसका ज्यादा होगा उसको आप B1 कहेंगे और जिसका विड्थ कम होगा उसको आप B2 कहेंगे। कह रहा है इफ द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज 1 सेंटीमीटर एंड इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, कह रहा है कि जो थिकनेस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर है और थ्रू आउट लेंथ क्या है वह 1 ही सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का आप कोई चदरा ले लिए हैं और उसमें एक टैपर सेक्शन काट दिए हैं जिसमें उसका जो विड्थ है एक साइड 30 सेंटीमीटर और दूसरे साइड कितना है 10 सेंटीमीटर और लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द टेंसाइल फोर्स अप्लाइड एट एंड विच कैन इलोंगेट इफ बाय 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 0.01 सेंटीमीटर उसमें इलोंगेशन लाने के लिए, उसमें चेंजिंग लाने के लिए हमको कितना टेंसाइल फोर्स लगाना पड़ेगा। सीधा मतलब है कि 1 mm का डिफॉर्मेशन लाने के लिए इस टैपर सेक्शन में हमको कितना टेंसाइल फोर्स लगाना पड़ेगा और ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल दिया है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि टैपर का क्वेश्चन है। पकड़ में आ गया कि रेक्टेंगुलर टैपर है क्योंकि विड्थ दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? देखिए आपको खुद पकड़ना है कि टैपर का क्वेश्चन है, टैपर में किस टाइप का क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर है कि सर्कुलर है, क्योंकि रेक्टेंगुलर के लिए डिफॉर्मेशन का अलग फॉर्मूला और सर्कुलर के लिए भी अलग है। तो सबसे पहला हम लोग सॉल्यूशन पार्ट्स में क्या करेंगे, तो फिगर बनाएंगे। फिगर ऑलरेडी हम बना दिए। आपको हर एक न्यूमेरिकल्स में फिगर जरूर बनाना है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको फिगर का कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। तो यहां पर क्या है, आपको ब्रेथ दिया हुआ है तो क्या बोले ज्यादा वाले को आप B1 मान लो, तो B1 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया। B2 कितना हो गया, तो B2 हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितना दिया हुआ है, तो थिकनेस आपका 1 सेंटीमीटर और लेंथ कितना है, तो 100 सेंटीमीटर। अगर इसमें से कोई भी यूनिट चेंज होता है तो आपको किसी एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना। जैसे मान लीजिए कि थिकनेस अगर mm में होता तो आपको ये सबको mm में चेंज करना पड़ता या इसी को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ता। अच्छा, डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, तो डिफॉर्मेशन आपको यहां पर हो रहा है 0.01 सेंटीमीटर। तो सब एक ही यूनिट में, हमको चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ई का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ई का वैल्यू 200 गीगा पास्कल दिया हुआ है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा 200 गुना 10 टू द पावर 9 और पास्कल क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? तो 1 मीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ई का यहां से जो वैल्यूज आ रहा है, ई का जो वैल्यूज आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 200 इंटू 10 टू द पावर 9 और न्यूटन और मीटर स्क्वायर के जगह अब आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 10 टू द पावर 4 से ये क्या होगा, कट जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। तो ई का वैल्यू कितना आ गया, तो ई का वैल्यू 200 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है। अब हम लोग जानते हैं क्या है, तो डिफॉर्मेशन ठीक है। क्या डिफॉर्मेशन होता है रेक्टेंगुलर टैपर सेक्शन का, तो अभी बताया हूं तुरंत कि P इंटू एल डिवाइडेड बाई टी B1 माइनस B2 इंटू ई, और यहां पर log E के जगह आप कितना लिखेंगे ln कितना ज्यादा बटे कम B1 बाई B2। कोई कंफ्यूजन नहीं। डिफॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, तो 0.01 सेंटीमीटर। P कितना है, तो P तो निकालना है। लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, देखिए 100 सेंटीमीटर। T कितना है, तो T यहां पर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है, तो 30 माइनस 10 और गुना कितना हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 5। करेक्ट है। और क्या करेंगे लॉग, तो ln B1 30 बटे 10।
अब आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर का मदद लेना और कैलकुलेटर की मदद से आप क्या करेंगे, आसानी से सारे डायमेंशन को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? तो हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर भेजेंगे और इसमें से बहुत सारे टर्म को इधर भेजेंगे। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0.01 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ भेज रहे हैं, तो 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 20 गुना 20, 200 इंटू 10 टू द पावर 5। करेक्ट है। और डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये पूरा टर्म यहाँ आ गया, तो डिवाइडेड बाय 100 और इंटू ये पूरा टर्म डिवाइड हो जाएगा ln, इसको डायरेक्ट हम लोग 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या है, तो P बचा, अप्लाइड लोड। और यहाँ से फटाफट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर के मदद से इसको निकाल लेंगे। तो 0.01 इंटू 20 इंटू 200 और इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 और डिवाइडेड बाई, देखिए tan के ऊपर ln लिखा हुआ है, log के जस्ट बगल में, ठीक है, log 3। तो यहां से जो p का वैल्यूज आ रहा है वो आपको आ रहा है 36409.56, क्या चीज में, न्यूटन में, जिसको आप लिख सकते हैं p बराबर 36.409 किलो न्यूटन, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब अगर हम इतना अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा वो इतना आएगा। तो आप नोटिस किए होंगे कि पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल है वो फॉर्मूला बेस्ड है, सारा चीज दिया हुआ है, आप उसकी मदद से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, टैपर सेक्शन का, जो पूरा का पूरा सुपरपोजिशन पर बेस्ड है। याद होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपको बताए थे कि इंडिविजुअल पोर्शन का डिफॉर्मेशन निकाल के अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल डिफॉर्मेशन हमको निकल जाता है। तो ऐसे प्रिंसिपल को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो कह रहा है फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द बार एज शोन इन फिगर अंडर एन एक्सियल लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन, टेक ई बराबर 200 गीगा पास्कल। यहां पर आपको एक सर्कुलर रॉड है क्योंकि उसका डायमीटर 25 mm दिया है। यहां पर एक सर्कुलर रॉड है जिसका डायमीटर 15 mm दिया है। तो क्लियर हो गया कि अगर ये आपका 25 mm है तो ये भी 25 mm होगा, और ये अगर 15 mm है तो ये भी 15 mm हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया, टैपर हो गया, और ये कैसा हो गया, प्रिज्मेटिक हो गया। यहां पर ये प्रिज्मेटिक हो गया और ये भी क्या हो गया, प्रिज्मेटिक हो गया। तो क्लियर हो गया कि दो प्रिज्मेटिक है और एक टैपर है, और बहुत सारा मेंबर मिलके बना है, तो कौन सा प्रिंसिपल लगा देंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे। तो सबसे पहला हम लोग सॉल्यूशन पार्ट्स में चलेंगे, फॉर पोर्शन ए बी पोर्शन में चलते हैं। अच्छा, थ्रू आउट देखिए बता रहा है कि अंडर एन एक्सियल लोड ऑफ, मतलब एक एक्सियल लोड लग रहा है, कितना लग रहा है, 20 किलो न्यूटन। इसका मतलब हर एक पोर्शन में कितना लोड लग रहा है, 20 किलो न्यूटन लग रहा है। तो फॉर पोर्शन ए बी लेंथ कितना दिया हुआ है, तो लेंथ 400 mm दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो डायमीटर 25 mm दिया हुआ है। अगर हम इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले और इसको हम 3 मान ले, तो हम यहां पर कह सकते हैं D1। तो यहां से क्या निकल जाएगा, हमको A1 निकलेगा। एरिया कितना, π/4 25 का होल स्क्वायर mm स्क्वायर। करेक्ट है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का फिगर भी हम लोग क्या करेंगे, बाहर बना देंगे। ये देखिए इस तरह से आप बाहर फिगर बना दीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना के, जिसमें यहां पर आप P दिखा दीजिए और यहां भी P लग रहा है, P लग रहा है। और लेंथ कितना है, तो लेंथ 400 mm है, ठीक है। और नाम दे दीजिए AB। तो डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, तो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला P1L1 डिवाइडेड बाय A1E। कोई कंफ्यूजन नहीं। P1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 किलो, किलो का मतलब है 10 टू द पावर 3। लेंथ कितना है, 400, क्या चीज में, mm में, डिवाइडेड बाय एरिया कितना हो जाएगा, π/4 25 का होल स्क्वायर।
और इंटू ई का वैल्यू कितना दे दिया है 200 गीगा पास्कल, तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दीजिए 200 गुना 10 टू द पावर कितना 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यहाँ देखिए एरिया है mm स्क्वायर, तो mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कट गया। यहाँ पर न्यूटन है, लोड कितना है न्यूटन में है, तो न्यूटन से ये न्यूटन कट गया, तो बच क्या गया है यूनिट mm में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा L1 निकल जाएगा, क्या चीज़ में mm में। कैसा फोर्स लग रहा है टेंसाइल, तो ये क्या आएगा प्लस में आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फोर पोर्शन BC पोर्शन पर। तो BC पोर्शन कैसा है, तो BC पोर्शन टैपर है। टैपर में भी कैसा है, तो सर्कुलर टैपर सेक्शन। क्यों, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है दोनों एंड का। तो इसको हम लोग D1 कह दिए और इसको हम लोग D2 कह दिए। इस पर भी जो फोर्स लग रहा है वो अप्लाइड फोर्स एक्सियल फोर्स 20 किलो न्यूटन का ही लग रहा है। तो यहां से हम लोग क्या पढ़े हैं, डिफॉर्मेशन 2 में क्या फॉर्मूला है, तो 4PL डिवाइडेड बाई पाई D1 D2 इंटू ई। लेंथ क्वेश्चन में यहां पर दिया, अगर इसको हम 2 माने हैं तो इसको 2 कर दीजिए, ठीक है। तो लेंथ ये L2 हो गया। तो यहां से हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहां से टैपर सेक्शन का जो फॉर्मूला रहा है L2 बराबर कितना 4 इंटू P कितना दिया हुआ है, तो 20 इंटू 10 टू द पावर 3, लेंथ कितना है 400, क्या चीज में mm में, डिवाइडेड बाई पाई इंटू कितना D1, तो D1 कितना है 25, D2 कितना है 15 इंटू ई कितना है 10 टू द पावर 3। फिर क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर देंगे तो क्या चीज में आ जाएगा mm। फोर्स कैसा लग रहा है टेंसाइल, ठीक है। तो डेल्टा L2 क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट पोर्शन CD में चले जाएंगे, तो CD पोर्शन को बाहर निकाल दीजिए। ये प्रिज्मेटिक का केस हो गया, अप्लाइड लोड लग रहा है, अप्लाइड लोड लग रहा है, ये L3 हो गया, ये PP। तो डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, तो डिफॉर्मेशन L3 बराबर P L3 डिवाइडेड बाय A3 E3, ठीक है 3 लगा दिए, क्योंकि पूरे में तो P1 P2 P3 तो सेम है। तो यहां पर आप P1 P2 P3 P सब सेम है, तो आप 3 लिखो P लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से ये 3 है। अब देखिए P1 कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर 3, लेंथ कितना है 400, एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई बाई 4 15 का होल स्क्वायर इंटू 200, थ्रू आउट मटेरियल सेम है। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो प्लस mm में आ जाएगा। क्यों प्लस, क्योंकि टेंसाइल फोर्स है। बात समझ में यहां तक आ रहा है। अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कितना है 20 इंटू 10 द पावर 3 इंटू 400, बस कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना है, इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 और डिवाइडेड बाय 200 और डिवाइडेड बाय 1000। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 0.0814। एक बार क्रॉस चेक आप फिर से कर लेंगे। 20 इंटू 1000 इंटू 400 करेक्ट है, इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 200 और डिवाइडेड बाय 1000 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे डेल्टा L2 में। तो डेल्टा L2 में कितना है, तो 4 इंटू 20 इंटू 1000 इंटू 400 और डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो 0.135 आ रहा है।
ठीक है, 5.8 आ रहा है। उसी तरह डेल्टा L3 में भी आ जाएंगे, तो डेल्टा L3 कितना हो जाएगा, तो देखो 10⁻³ से 10⁻³ पहले काट दो, 1 0 1 0 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, तो बचा मेरे पास क्या ऊपर में 20 × 4, ठीक है, इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रहा है यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रहा है वो डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से वैल्यूज़ आ रहा है 0.226। तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना आ रहा है पूरे बॉडी में, तो हम लोग जानते हैं टोटल डिफॉर्मेशन कैसे निकाला जाता है। तो टोटल डिफॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देयरफॉर टोटल डिफॉर्मेशन बराबर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ दीजिए कितना आ रहा है 0.1358 और प्लस यहाँ से आ रहा है 0.081414। आप कैलकुलेशन एक बार खुद से भी चेक कर लेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 0.44 mm के आसपास। तो आई होप आपको टैपर सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और आज हम लोग अपने पूरे टॉपिक का पूरे कंटेंट को खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग नए चैप्टर में चलेंगे जो थिन सिलेंडर के नाम से है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थिन सिलेंडर के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए और टैपर सेक्शन का सारा न्यूमेरिकल्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।